नाज़रीन, लाहौर का इंतहाई अहम हल्का है NA 133, जहां परवेज मलिक साहब की वफात के बाद दोबारा बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इन इलेक्शंस की इस वक्त सबसे बड़ी अहमियत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि रूलिंग पार्टी है, उसने जमशेद इकबाल चीमा को वहां से टिकट दिया। जमशेद इकबाल चीमा ने वहां से कागजात नामजदगी जमा भी करवाए, लेकिन अजीब बात यह हुई कि एक टेक्निकल गलती हो गई। और वो टेक्निकल गलती ये थी कि जो तजवीज़ कुनंदा साहब थे, उनका नाम बिलाल था, उनका ताल्लुक उस हल्के से नहीं था जिस हल्के से जमशेद इकबाल चीमा ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे अब सियासत में एक अरसा हो चुका है, वो कैसे इतनी फाश गलती कर सकती है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिटिकल स्टंट के जरिए सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि परवेज मलिक की जो खाली होने वाली नशिस्त है वो PMLN बाआसानी कौमी असेंबली के लिए जीत देगी। और 2023 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हजीमत को अवॉइड करना चाहती है। दूसरी जानिब जमशेद इकबाल चीमा, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जानिब से बाकायदा अपील भी की गई इस फैसले के खिलाफ। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, पहला बेंच बना, टूट गया, दूसरा बेंच बना, वो भी टूट गया। और आज जमशेद इकबाल चीमा ने बहुत जारहाना स्टांस अपनाया लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में, जब उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके मामले को जानबूझकर ताखीर और इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा फायजा मलिक, ताल्लुक रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम आसिफ बाजवा साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, ये बताइएगा कि NA 133 में जमशेद इकबाल चीमा को टिकट दी गई और इतनी बड़ी फाश गलती कर दी गई उनके कागजात नामजदगी में, क्या ये इंटेंशनल था शौकत बसरा साहब? बिल्कुल इंटेंशनल नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि इंटेंशनली किया जाता? बस एक टेक्निकल गलती हुई है। और अगर देखें ना, एक आदमी की हो सकती थी, दो की, सारे के सारे नॉमिनेशन पेपर जो थे, जो इवन उनकी मिसेज के थे, वो भी रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल हम इसके लिए हर जगह फोरम पर जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह हम इस रन में होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन शौकत बसरा साहब, लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने ये मामला सुनने से इनकार किया, उसके बाद दूसरे बेंच ने भी ये मामला सुनने से इनकार किया। चीमा साहब का ये कहना है कि जानबूझकर इस मामले को डिले किया जा रहा है। शौकत बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे पहली बात जो आपने कही है ना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई इंटेंशनली नहीं था, एक टेक्निकल इशू आया है, लेकिन इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा। अब जाहिर है ये काम तो कोर्ट्स का है, हमारा काम वहां पे पिटीशन डालना है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमें फौरी तौर पर ये सुना जाएगा और हमें रिलीफ भी मिलेगा। नहीं, शौकत बसरा साहब, ये एक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए तो बड़े ठीक जुमले हैं। आपकी जगह कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहा होता तो वो यही कहता। लेकिन जो चीमा साहब का आज लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ था वो बहुत जारहाना था, बहुत फ्रंट फुट पर आकर वो खेले हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनके मामले को जानबूझकर इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। 2 बेंच टूट चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इस पर PTI ने कोई दूसरा कवरिंग कैंडिडेट लाने का नहीं सोचा। आप इतने बड़े हल्के को ऐसे मिस तो नहीं कर सकते एक टेक्निकल वजह की बुनियाद पर। बसरा साहब, जो हमारा कवरिंग था उसके नॉमिनेशन भी रिजेक्ट हुए, उनकी मिसेज थी। अब बात यह है कि ये बात जो जमशेद चीमा साहब ने कोर्ट में कही, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, वो ना ही प्रोसीडिंग देख रहा हूं, लेकिन जाहिर है वो प्रिज्यूम करने में हक बजानिब है कि एक बेंच के पास लगी, उन्होंने इनकार कर दिया, अब दूसरे बेंच ने लगी, उन्होंने इनकार कर दिया। एक हक कहने में तो हक बजानिब है कि जाहिर है कि आपको पता है टाइम बहुत लिमिटेड होता है, 5 दिसंबर को पोलिंग डे है, तो बाकी टाइम कितना बचेगा हमारे लिए? वो सारा एक इलेक्शन प्रोसेस है, कैंपेन है, फिर दूसरे तरीका मामला हैं, तो इसलिए जाहिर है वो किसी बुनियाद पे बात कर रहे हैं ना। अच्छा बसरा साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा गरीबों की बात करती है, उनके लिए लंगर खाने खोलती है, उनके लिए पनागाहें खोलती है, लेकिन जब इलेक्शन के टिकट देने होते हैं तो वो सुपर रिच लोगों में तकसीम किए जाते हैं, क्यों? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, टिकट्स ये भी जो जमशेद चीमा साहब हैं या उनके मिसेज हैं, ये पार्टी के पुराने कारकुन हैं। मैं उनसे ज्यादा पार्टी के पुराने कारकुनों को जानता हूं और आप भी जानते होंगे। मैं साहब कह रहा हूँ, देखिए मैंने कब कहा है, पार्टी में 22 साल से लोग स्ट्रगल करने वाले हैं
अब जाहिर है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में कैंडिडेट्स की तमाम चीजों को देखना पड़ता है, कौन है जो कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन था, इस ज़िमनी इलेक्शन में चीमा साहब ने अपनी भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया था, और एक दो कैंडिडेट और थे, उनमें से बेस्ट चॉइस जो थी वो जमशेद चीमा नहीं, वो बेस्ट चॉइस हमेशा सुपर रिच लोगों पर आकर क्यों रुकती है? बसरा साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जो सुजुकी मेहरान में घूमता हो, जिसका लाइफस्टाइल एक आम आदमी जैसा हो, जिसे पता हो कि चने के दाल की कीमत क्या है, क्या ऐसा बंदा कभी पीटीआई का कैंडिडेट नहीं बन सकता? बसरा साहब, मेरे भाई ने बहुत अहम सवाल किया। देखें, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। मैं आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखें, ये वहां पे है जहां पे पार्टी सिस्टम बहुत मजबूत होता है, लोग पार्टी को टिकट वोट देते हैं, वहां पे कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। अभी मैं ये कहूं कि हमारी पार्टी इस हद तक मजबूत हो गई है कि पार्टी को डायरेक्ट वोट मिलेगा, उसमें 4-5 फैक्टर्स होते हैं, कैंडिडेट होता है, और आप इस बात को ग्राउंड रियलिटी को बेहतर करते जानते हैं। उसमें आज भी जो हमारे गैर जमाती इलेक्शन हुआ, गादरियों का बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपके जाहिर है कि वहां पे देखते हैं कि कौन कैंडिडेट है। इतने अखराजात वाला इलेक्शन है, आम आदमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकता, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी पूरी करेगा। बहुत अच्छी बात की आपने बसरा साहब, आपने कम से कम एक प्रॉब्लम को एडमिट किया। फायजा, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रही हैं, बसरा साहब ने बहुत ही अहम एक सियासी मसले की जानिब तवज्जो दिलवाई है। जमशेद चीमा साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक बाय डिबेट जनरेट हुई है कि क्या ये सियासी जमातों की मजबूरियां हैं कि वो नजरियाती कारकुनों की जगह सुपर रिच कारकुनों को पार्टी टिकट देती हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी के नाम पर फायजा जस्टिफाई किया जाता है कि एक आम आदमी जो है उन अखराजात को, उन बिरयानी की देगों को, उन गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उन पैनाफ्लेक्सेस को, उन जलसों को? फायजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मैं इससे एग्री नहीं करती। मेरा ये कहना और मानना है कि पॉलिटिकल जमातें अगर कमिटेड लोगों को आगे लेके आएँ और उनको मौका दें, तो और ख़ास तौर पे वो जमात जो जिस जमात से शौकत बसरा साहब वाबस्ता है आजकल, उस जमात का तो नारा ही तब्दीली का था। तो वो क्या तब्दीली लेके आए? वो तो इलेक्टेबल्स की तब्दीली लेके आए। वो एक आम आदमी जो उनकी पार्टी में 22 साल से उनकी अब 26-27 साल से उस जद्दोजहद का हिस्सा था, उसको तो उन्होंने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। वो वर्कर जो हैं वो तो बेआसरा और बेयारो मददगार सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं और हैरान है कि हमारी पार्टी किस तरफ जा रही है और हमारी पार्टी का नारा क्या था। और आज जो ये हम बात कर रहे हैं चीमा साहब के इलेक्शन की, तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मैंने जनरल इलेक्शन के लिए कभी कंटेस्ट नहीं किया, तो मुझे ये पता है कि जब जनरल सीट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो है वो आपके हल्के से होना चाहिए। यानी अगर रिजर्व सीट पे मैं जाती हूँ तो रिजर्व ये कहना चाह रही हैं कि ये गलती जानबूझ के छोड़ी गई? जानबूझ के हुई। दूसरा ये कि कैंडिडेट कवरिंग आप अपनी बीवी को रखते हैं। क्या पीटीआई के अंदर, लाहौर के अंदर कोई ऐसा अहल बंदा नहीं था जो कवरिंग के तौर पे आ सकता उनके साथ? ऐसे तो ऐसा है नहीं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तो मुखालफत करते हैं खान साहब, खुद करते हैं, लेकिन मुखालफत हमारे लिए करते हैं, हमारी जमातों के लिए मुखालफत है। लेकिन जब जहां अपना काम आता है वहां पे सारा वही करते हैं जो उनको सूट कर रहा होता है, सारी वही चीजें करते हैं, उसी तरह यू टर्न लेते हैं। इसीलिए अब उनका नया नाम जो है मिस्टर आसिफ बाजवा साहब, आप एग्री करते हैं फायजा से कि जो जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी में सुकम है वो इत्तफाकिया नहीं है बल्कि इंटेंशनल है? बाजवा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में कोई आदमी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जमशेद चीमा साहब और उनकी मिसेज मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, दोनों का ताल्लुक इस हलके से नहीं है। इससे पहले उन्होंने दूसरे हलके से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन चूंकि कोई आदमी उनकी टिकट लेने को तैयार नहीं था। चीमा साहब, चूंकि मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता, वो भी एक ATM टाइप है इमरान खान न्यादी के। जिस तरह आपने कहा कि सुपर रिच लोगों को टिकट दिए जाते हैं, तो उन्होंने अपनी गुडविल बनाने के लिए एक ड्रामा किया, एक फ्रॉड किया, एक धोखा किया अपनी लीडरशिप के साथ।
और जानबूझ के डॉक्यूमेंट्स में ये वहाम पैदा किया गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजेक्ट हो जाए। पार्टी लीडरशिप की हिदायत पर नहीं पैदा किया गया, उनकी लीडरशिप की हिदायत के पर नहीं, ये उनका जाती ये 50 करोड़ रुपया का खर्चा था। ये आपकी अपनी कैलकुलेशन यस, मैं समझता हूं कि 50 करोड़ रुपया वो लगाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्यों 50 करोड़ रुपया लगाऊं, फिर मैं बाद में हार जाऊंगा इंशाल्लाह इस निश्चित से, और यकीनी तौर पे उन्होंने हारना ही था। तो ये एक ड्रामा है, ये एक फ्रॉड है और ये एक धोखा है। अगर और आज बाजा साहब एक मेरी बात सुन लें कि अगर वो ये ड्रामा कर रहे हैं, अगर ये फ्रॉड है, अगर ये धोखा है, तो उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील क्यों की? वो लाहौर हाई कोर्ट में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? ये सब ड्रामा तो नहीं है। इसलिए कि ऊपर से धुलाई हो रही है ना, ये इसलिए ऊपर से वो धुलाई हो अपने रही है। ड्रामे को साबित करना चाहते हैं कि मैंने ड्रामा नहीं किया, लेकिन ये साबित हो ड्रामा हो सकता है। मैं आपकी बात मान भी सकता हूं, जिस दिन पहले दिन इलेक्शन कमीशन कैसे आ सकता है, लाहौर हाई कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? बाजवा साहब देखिए, मैं अर्ज करता हूं, जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्स उनके इतराज उठाया, मैं बड़ी आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिस दिन ये इतराज उठाया उनके मुखालफीन ने, उसी दिन लोगों ने जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो लोगों की ये ज़बान से आम बात थी कि ये देखें कितना बड़ा फ्रॉड किया है इस शख्स ने अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ। पहले दिन से लोगों को ये पता चल गया था, पहले लम्हे, कि क्या एक ऐसा शख्स जो कितने इलेक्शन लड़ चुका है, क्या इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है? नहीं हो सकता ये। इसलिए उन्होंने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि वो उनको पता था कि उससे उनको इबरतनाक शिकस्त होगी। बसरा साहब, अगर आप ये सुन रहे हैं तो उस पर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा काइंडली। बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन ड्रॉप कर गए हैं। फायजा, मुझे आप बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि क्या वाकई ये जमशेद इकबाल चीमा साहब का जाती सतह पर फैसला था और पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो इस फैसले से लाइल्म थी? फायजा, देखिए, अगर बात मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपकी रीडिंग की बात मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने अपनी गुड बुक्स को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पीटीआई का टिकट इस हल्के से कोई ले नहीं रहा था। उन्होंने ये डबल गेम खेली कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे और ज़ाहिर मशवरा अपनी बेगम से किया होगा और किससे करना कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गुड बुक्स में भी मैं रहूंगा कि कोई नहीं आगे आया, मैं आगे आया। लीडरशिप खुश होती है इस बात पे कि जब सब ने कमर पीठ दिखाई, उस वक्त ये बंदा था बहादुर जो मैदान में उतरा। तो मैदान में भी उतर जाओ और ब्लंडर भी कर दो। ब्लंडर करोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन ये भूल गए कि 10 इलेक्शन या 4 इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद आप इतना बड़ा ब्लंडर। मेरे साथ एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर शौकत बसरा साहब मौजूद है। बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बसरा साहब, ये जो आसिफ बाजवा साहब बात कर रहे हैं कि एक जानिब खान साहब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की मुखालफत करते हैं, दूसरी जानिब चीमा साहब की कवरिंग कैंडिडेट उनकी अहलियां हैं, दोनों का असल ताल्लुक भी इस हल्के से नहीं है, और किस तरह से इतनी फाश गलती हो सकती है कि चले आपके पेपर्स में तो गलती हो गई, आपका जो कवरिंग कैंडिडेट है उसका भी तजवीज़ कुनंदा, उसका भी जो तायद कुनंदा है, उसका ताल्लुक भी उस हल्के से नहीं है। बसरा साहब, ये सिर्फ और सिर्फ एक गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी थी क्योंकि पीटीआई को यकीन था कि वो इस हल्के से हार जाएगी। बसरा साहब, और एलिया जो है वो मेरे ख्याल है सिटिंग एमपी है। जी बसरा साहब, ये बाजवा साहब कह रहे हैं। पहली बात तो विरासती सियासत की बात अगर ये दोनों पार्टियां करें तो फिर तो क़यामत की निशानियां ने, फिर तो समझो फिर क़यामत होने वाली है, इसलिए इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, रहेगी दूसरी बात, देखिए मैं फिर कहूँ, इलेक्शनों में हार जीत होती रहती है, कभी कोई पार्टी जीत जाती है, कभी कोई जीत जाती है। हमें इस बात का अंदाजा है कि ये टफ इलेक्शन है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 40 साल की मुस्लिम लीग नून की सीट है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक सीट को मैं ऐसी पार्टी जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि हारेगी या जीतेगी, कभी तो मैदान छोड़ के भी भागता है। अब देख रहे पीपल्स पार्टी की जमशेद चीमा साहब का जो ताल्लुक है वो आबाई तौर पर इस हल्के से ही नहीं है। शौकत बसरा साहब, क्या इस हल्के से ताल्लुक रखने वाला कोई जेन्युइन पॉलिटिकल कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था ही नहीं? पहली बात तो आपसे ज्यादा कौन बेहतर समझता है कि लाहौर में कौन कहाँ का रहने वाला और कहाँ से लड़ रहा है, इसमें मैं तबसरा क्या करूं। लेकिन देखिए, फिर मैं आपको अर्ज करूं, आप जो पॉइंट उठाना चाहते हैं आपका जेन्युइन पॉइंट है, लेकिन हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट डॉक्टर जमशेद चीमा साहब भी मौजूद थे,
और ये कहना कि हमने जमशेद चीमा साहब का भी प्रपोजल सेकेंड जानबूझ के गलत दिया और उनके मिसेज मुसर्रत चीमा का भी दिया, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है, हरगिज़ ऐसे नहीं है। ऐसा बात होती तो हम इलेक्शन ही तो कंटेस्ट कर रहे होते भाई। देखिए ना, हमने बाई इलेक्शन कितने लूज किए हैं, जीते भी हैं, लूज भी किए हैं। अभी मैं जो बात कहने लगा था, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अरसा दराज से इनको पंजाब में इन्हीं सीटों पे, अगर इसी सीट की बात कर लें, हमने तो फिर कोई कम से कम 70-80 वोट लिए होंगे सीट के, जो भी हमारा पहला कैंडिडेट था। पीपल्स पार्टी की 4 या 5 हज़ार वोट मिलेंगे। क्या उन्होंने मैदान छोड़ दिया है? हार जीत होती रहती है मैदान में, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन इस दर से छोड़ दे कोई आदमी या पार्टी। मैं बसरा साहब आपकी बात इसलिए नहीं हजम कर पा रहा कि एक मैट्रिक का या इंटर का तालिब इल्म रियाजी का पेपर देने जाए और कैलकुलेटर घर भूल आए, ऐसा होता नहीं है। आप इलेक्शन में इतने पुराने कारकुन हैं, आपको भी पता है कि जब आप एक तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को कागजात नामजदगी में एंटर करते हैं तो उनका ताल्लुक आपके हल्के से होता है। चलें, आपके साथ गलती हो गई, आपकी जो कवरिंग कैंडिडेट है उसके पेपर्स में भी गलती हो गई। सियासत में एक इत्तफाक हो सकता है, बैक वक्त 2 इत्तफाक प्लानिंग कहलाते हैं। बसरा साहब, अच्छा मैं आपको अर्ज करूं, हजम मेरे से भी नहीं हुआ था, मेरी भी समझ से ये बाहर है जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, मेरी तमाम लोग जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो वहां पर प्रपोजल सेकेंडर गए, वो सब इस दिन में है कि इसी मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, वो इसी हल्के के रहायशी समझ रहे हैं अपने आप को, वो इसी हल्के के रहने वाले हैं और जाकर उन्होंने कागजात जमा करवा दिए। तो अब मैं फिर अर्ज करूं कि अभी भी आप ये समझें कि इंशाल्लाह मुझे यकीन है हमें रिलीफ जरूर मिलेगा और हम ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। गलती बहुत बड़ी हो गई है, इसमें कतई दो राय नहीं है। रिलीफ तो आपको तब मिले ना जब आप लोगों के साथ ज्यादती हुई हो, जब आप लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आपके पेपर्स में वो टेक्निकल गलती है जिसकी वजह से उन पेपर्स को मुस्तरद करना कानूनी तौर पर दुरुस्त है। तो लफ्ज रिलीफ क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपके साथ इलेक्शन कमीशन ने आपके ख्याल में कोई आपकी पार्टी के साथ ज्यादती की है बसरा साहब? अच्छा मैं आपको अर्ज करूं, इसके ऊपर भी 2-3 आ रहा है, बल्कि जजमेंट मौजूद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी। अभी मैं इसके ऊपर हम डिबेट नहीं खोलना चाह रहे अभी, और ये हो सकता है, इसके ऊपर हुआ है ऑलरेडी, इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेट्स सी, हमारा केस लगने दें, इंशाल्लाह आपका चैनल भी सुन रहे हैं, आपके नाजरीन भी सुन रहे हैं, सब लाहौर वाले भी सुन रहे होंगे। इंशाल्लाह पीटीआई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। फायजा, जिस तरह से बसरा साहब कह रहे हैं कि हम हर सूरत में ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, और जो पीटीआई का रिकॉर्ड है वो कभी इस तरह से इलेक्शन से भागे तो नहीं है फायजा? जो पीटीआई ने इस मुल्क का हाल कर दिया है और इस सूबे का खास तौर पे और इस शहर का हाल कर दिया है, अब पीटीआई हर जगह से भागेगी। और आज ये बात सिर्फ हम दोनों यहाँ बैठ के नहीं कर रहे, हल्के के अंदर आप जाएं, हल्के के लोग खुद कह रहे हैं। बल्कि एक और सवाल आज बहुत सारे लोगों ने मेरे से किया मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर, वो सवाल ये था कि नून लीग के पास कोई और बंदा नहीं था, एक जीती हुई एमएनए, सिटिंग एमएनए को उसकी सीट खाली करा के तो उसके खामद की जगह पे आप लेके आ रहे हैं। क्या नून लीग के पास कोई ऐसा पावरफुल बंदा नहीं था जो इस परवेज मलिक की सीट पे आता? ख्याल में इस सवाल का क्या जवाब है? इस सवाल का जवाब तो उनकी ये सियासी पार्टियां दे सकती हैं ना, कि जो मतलब क्या तो क्या बनती है कि एक सिटिंग एमएनए है, उसको आप उसकी सीट खत्म करके डिसीट करके सिंपैथी का वोट लेना चाह रही है नून लीग? जाहिर सी बात है। बाजवा साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक जानिब तो ये डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी जानिब मुनिस इलाही को वजारत भी दी गई, तारिक बशीर चीमा को अकोमोडेट भी किया गया, गुजरात की जो सारी ब्यूरोक्रेसी है वो चौधरी बरादरान की इजाज़त के बगैर तैनात नहीं होती। उसके बावजूद MQM और काफ लीग जैसी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इलेक्शन आने वाले, हम क्या मुँह लेकर लोगों के आगे जाएंगे, इतनी महंगाई हो गई है। तो क्या इससे कोई साइन समझा जाए कि कामरान खान भी हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं? बाजवा साहब, देखिए बात यह है कि जो बात आपने की, ये मुझे एक्सट्रीमली सॉरी बाजवा साहब, आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। मेरे साथ जमशेद इकबाल चीमा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हॉर्सेस माउथ से ही सुनते हैं सारा मामला क्या है। चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे चीमा साहब, आपकी अदम मौजूदगी में बसरा साहब ने आपको डिफेंड किया, फायजा मलिक और आसिफ बाजवा का ये ख्याल है कि आपके कागजात नामजदगी में जो गलती थी वो इत्तफाकिया नहीं थी, इंटेंशनल थी। क्या कहेंगे आप?
इसमें बड़ी ना सादा सी बात है कि मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि बड़ी पॉपुलर है। अच्छा, तो वो अपनी पॉपुलरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो उनके हक हाथ में है ना कि मेरा इतराज जो है उन्होंने उठाया वापस ले लें। तो मुझे मौका ही ना मिले यहाँ से वो आप कह ले कोई इत्फाकिया गलती जो मैंने की है, मतलब सोच समझ के जो मैंने की है, मुझे उसका मौका ही ना मिले। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है कि कई मतलब 2-3 फोरम पे आके वो लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं इसको, तो कंटेस्ट ना करें आप। ये 5 तारीख को इलेक्शन होना है, उसमें साबित हो जाएगा कि जी उनकी क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, हम इलेक्शन लड़ सकते थे, नहीं लड़ सकते थे, जीत सकते थे, नहीं जीत सकते थे, वो तो समझ आ जाएगी बात। लेकिन हमें जो परेशानी है, फ्रेंकली स्पीकिंग, हमें जो परेशानी है वो ये है कि 2 बार, पहली बार ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल में जो जज साहब थे वो जज साहब जो हैं उनके भाई आप कह लें चेयरमैन है यूनियन काउंसिल के। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, एक अजीजा उनकी MP भी है। उन्होंने मुझे पूछा कि चीमा साहब अगर आपको इतराज न हो तो मैं केस सुन लूं। मैं कहा सुन लें, हम तो अदालत पे इतबार करने वाले लोग हैं, हम तो इंसाफ वाले हैं, हम तो अदालतों को मानने वाले लोग हैं, आप सुने, हमें कोई इतराज नहीं है। दूसरा गोबर रेपुटेशन भी ठीक थी, ठीक है, मैंने जो जितना सुना उनकी रेपुटेशन भी ठीक थी, शायद जमील साहब का नाम उनका था। अच्छा, तो उन्होंने केस सुना, उन्होंने हमारा केस जो है वो आप कह लें कि एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया हमारे अपील को। अच्छा, उसके बाद चला गया एक DB बन गई। अब DB ने आप पहले DB जब बनी, पहले मतलब 3-4 दिन लगते उसे बनते हुए, फिर डेट आई तो DB ने इनकार कर दिया सुनने से। उसके बाद फिर 4 दिन लग गए, 4 दिन बाद नई DB बनी, उसने 2 दिन की डेट दी, आज उसकी डेट थी, आज नई DB ने इनकार कर दिया। हम कह रहे हैं कि यार देखें, आपने हमारे केस को एंटरटेन करना है नहीं करना, हमारी अपील को मानना है नहीं मानना, लेकिन आप फैसला भी जल्दी करें। उस दिन मैंने जज साहब को कहा था, चीफ जस्टिस साहब को मैंने अपील की थी मीडिया के थ्रू कि सर आप पहले पूछ लें कि जिसने केस सुनना है उसको दें। आपके DB, आपको पता है कि किस किस बंदे के एफिलिएशन कहाँ पे, जिस के एफिलिएशन मुस्लिम लीग नून के साथ है, किसी का भाई, किसी का भांजा, किसी का MNA MP, मुस्लिम लीग नून ने इससे बड़ा काम किया हुआ माशाल्लाह। अच्छा, तो जहाँ काम किया हुआ जो रिश्तेदार है उनको अवॉइड कर दें आप। जमशेद चीमा साहब, तहरीके इंसाफ बार बार आज़ाद अदलिया का नारा लगाती है, अदलिया पर एतमाद का इजहार करती है। जहां पर अदलिया आप लोगों को एंटरटेन नहीं करते, आप उनके साथ अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। ये रवैया दुरुस्त है चीमा साहब? और जब आप कहते हैं हमें इंसाफ की तवक्को है, तो आपके साथ क्या इलेक्शन कमीशन ने बेइंसाफी की आपके ख्याल में चीमा साहब? नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कि आप फैसला दें, सिंपल। हम ये नहीं कह रहे कि गलत फैसला है या सही फैसला, वो तो बात की बात है, फैसला तो देना। दूसरी बात कि आप वक्त तो ज़ाया करें, टोटल 45 दिन है, 45 दिन में से आज 30 दिन 25 दिन गुजर गए। लेकिन ये तो जजेस की डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी भी बेंच से अपने आप को अलहदा कर लें। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई नई बात नहीं है, या आपके केस में पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ चीमा साहब? मैं तो अदालत में पहली बार गया हूँ, एज मुद्दई भी पहली बार गया हूँ, और एज जज भी, एज मुल्ज़म भी, जो कुछ मैं पहली बार गया हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन सच्ची बात है कि जब आपके साथ टाइम बाउंड चीजें हों तो फिर आपको अफसोस होता है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और दूसरी बात कि मैंने पहले दिन DB ने सुनने से इनकार किया, तो मैंने मीडिया पे कहा कि जज साहब आइंदा आप, चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा आप पूछ के बनाएं कि जो बंदा सुने, ठीक है। और उस दिन मेरा ख्याल था कि हमें ये सैटरडे की डेट देंगे या आप कह लें कोई जल्दी डेट दे देंगे, वो नहीं दी उन्होंने। मंडे की आ गई, अब मंडे को फिर उन्होंने आराम से इनकार कर दिया। अब मतलब आगे क्या होना है क्या नहीं होना हमें पता नहीं, ठीक है। सो हमें तो इस बात से अफसोस है कि आप कह लें जजेस फैसला नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स, तो डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए थे। नहीं, मुझे जब ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आप लफ्ज़ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो जो लफ्ज़ आज़ाद अदलिया है उसका तो जो सारा तासुर है उसको आप चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जानिब आप ये भी कहते हैं कि आपको अदलिया पर एतमाद है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीमा साहब, इस तरह से तो जो लोग आपको मीडिया पर सुन रहे होंगे वो तो खुश नहीं होंगे आपके इस बयान से चीमा साहब। अब ऐसा सुने जरा, हम तो आप कह लें कि हम समझते हैं कि मुल्क बचता ही नहीं है जब तक आइन ना हो, और आइन में अदलिया का रोल है, और उस रोल को हमें मानना है, ठीक है। हमें पसंद हो या ना हो, हमें मानना है, ठीक है। बाकी जो इतनी आजाद कि आप कह लें कि 500 अरब टैक्स देना है शुगर मिलों ने, उनको कोई बंदा स्टे दे दे, वो हीरांदोजी करें फिर स्टे दे दे, वो मिलने ना चलाएं फिर स्टे दे दे, वो किसानों के पैसे ना दे फिर स्टे दे दे, तो भाई आजादी कहाँ? इज्जत तो किसी ने आप खुद करानी है ना।
ये तो नहीं है कि मैं मेरे पे सोचने पे पाबंदी है, मैं बोलूंगा काम हो, लेकिन सोच तो सकता हूँ ना मैं। आसिफ बाजवा साहब, आप चीमा साहब को सुन रहे हैं, काफी ग्रीव्ड लग रहे हैं वो, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक ड्रामा है, कम से कम चीमा साहब की बातें सुनकर लग नहीं रहा बाजवा साहब। देखिए बात यह है कि जो एक डेकोरम ऑफ कोर्ट है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मुतल्लिक मैं ये समझता हूँ, चाहे मैं हूँ या जमशेद इकबाल चीमा साहब हों या फ़ायदा मलिक साहबा हों या आप हों, हमें ऑनरेबल कोर्ट्स के मुतल्लिक जो कमेंट्स हम पास करें, जो भी अल्फाज हों, उनका चुनाव बेहतरीन किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, स्पेशली इमरान खान न्यादी साहब ने भी जिस तरीके के अल्फाज पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, वो भी पाकिस्तान। अच्छा, मेरा ख्याल है चीमा साहब के पास वक्त कम है। चीमा साहब, आपका जो कवरिंग कैंडिडेट थी वो आपकी अहलिया थी। लोग यहाँ पर ये भी सवाल कर रहे थे कि चले आपके कागजात नामजदगी में गलती हो गई, आपकी जो कवरिंग कैंडिडेट हैं आपकी मिसेज, उनके कागजात नामजदगी में भी ये दो इत्तेफाक बैक वक्त कैसे हो सकते हैं चीमा साहब? मुझे लगता है कि चीमा साहब इस वक्त मेरे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। फायजा, आपने चीमा साहब की बातें सुनी, डज ही मेक सेंस टू यू फायजा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कोई सेंस है उनकी बात में। और जो बात वो कह रहे हैं कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, वो अपनी कही हुई बातें जो हैं रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आप क्लिप चला लें इनकी लीडरशिप के भी, इन लोगों के भी, कब इन्होंने अदालतों पर एहतराम किया। और दूसरा ये कि यहाँ पे हुकूमत किसकी है? वफाक में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है। तो एक जो अपोजिशन की जमातें हैं, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग की वजह से जजेस जो हैं वो डिले कर रहे हैं। तो पावर तो आपके हाथ में। अगर ऐसा होता तो फिर नून लीग को किसी किस्म की अदालती प्रोसिक्यूशन का सामना ना करना पड़ता। फायजा नहीं, दूसरी बात सवाल ये है कि आप अभी बसरा साहब भी कह रहे थे कि बाय मतलब जैसे भी होगा हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बाय हुक एंड क्रूक किसका मतलब होता है अगर इसको इंग्लिश में? मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है फायजा। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे NA 133 के इंतखाब में जो इस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा, उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन पर एतराज़ उठाया गया है। वो रिलीफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, वो रिलीफ के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए हैं, लेकिन उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनका ये मानना है कि ये सब कुछ चीमा साहब की जानिब से ड्रामा किया जा रहा है। मुझे आसिफ बाजवा साहब, आप ये बताइएगा कि अब तक हमने जमशेद चीमा साहब पर बात की, हमने उनकी कवरिंग कैंडिडेट मुसर्रत जमशेद चीमा जो उनकी अहलियां हैं उस हवाले से बात की, हमने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया, लेकिन परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद एक मखसूस नशिस्त से दोबारा उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक को टिकट देना, आपके ख्याल में क्या जो काम PTI कर रही है पावर पॉलिटिक्स का वही नून लीग नहीं कर रही? क्या आप लोगों के पास भी कोई कमिटेड वर्कर नहीं था, या आप लोगों की भी जिस तरह शौकत बसरा साहब कह रहे थे ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक मजबूरियां हैं और आप लोग सिंपैथी का वोट लेना चाहते हैं NA 133 में? देखिए बात यह है कि इस बात पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये बात की गई, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप थी, पार्टी के वर्कर्स थे, वो सब ये कहते थे कि चूंकि ये आबाई हल्का है मलिक साहब का, और किसी भी तरीके से जिन लोगों का आबाई हल्का होता है, देखिए वो वर्कर क्लास के आदमी थे और उसके बाद वो अपग्रेड होते गए, चलते गए, लेकिन वो लाहौर PMLN के प्रेसिडेंट भी रहे। इसके अलावा भी कई ज़्यादा डेजिग्नेशन उनके पास रहे। जो शाइस्ता मलिक साहबा हैं वो भी बहुत बड़ी और बड़ी स्ट्रांग किस्म की वर्कर है। नहीं, वो तो ऑलरेडी असेंबली में थी। नहीं, तो देखिए स्पेशल सीट पे होना और बात है, लेकिन जनरल सीट, जनरल इलेक्शन लड़के आना और बात है। ये चूंकि उनका आबाई हल्का था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की यह ख्वाहिश थी कि मलिक साहब की वफात के बाद उनकी मिसेज को चाहिए कि वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें।
अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, वर्कर की ख्वाहिशात के मुताबिक पार्टी लीडरशिप के फैसले को वर्कर की ख्वाहिश करार देना बाजवा साहब, क्योंकि जो बयानिया मियां नवाज शरीफ का गुजरांवाला के जलसे में आता है और जब शहबाज शरीफ पार्टी के कारकुनों को शो कॉज नोटिस देते हैं तो लगता है कि मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक किसी और पार्टी से है और मियां शहबाज शरीफ का ताल्लुक किसी और पार्टी से है। बाजवा साहब नहीं, बात यह है कतई तौर पे कोई बयानिए का कोई फ़र्क नहीं है और शोकाज देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आइंदा से किसी किस्म के इस तरह के वाक़यात ना हो और जो दूसरे लोग हैं उनको ये सबक दिया जाए कि आपने पार्टी के बयानिए की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, आपने पार्टी की लीडरशिप के साथ चलना है, क्योंकि पार्टी का जो वर्कर है वो उसी वक्त वर्कर कहलाएगा जब वो पार्टी की लीडरशिप के पीछे चलेगा। जब आप इख्तलाफ देखें, जब आप मुखालफत करेंगे तो और बात है, जब इख्तलाफ करेंगे तो और बात है। इख्तलाफ तो किया जा सकता है लेकिन मुखालफत करना, जो एतराज हमने चीमा साहब के ऊपर किया वही एतराज हम परवेज मलिक के खानदान पे भी कर सकते हैं ना, कि आप लोग जो सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी है, वो सिर्फ और सिर्फ सुपर रिच लोगों को क्यों अकोमोडेट करती है टिकट देते वक्त? देखिए, नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सुपर रिच लोगों की कोई बात नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो वर्कर क्लास के हैं और 3 नाम गिनवाएंगे। देखिए MNA हो, देखिए मैं अर्ज करता हूं, मेरी बात सुन। नहीं सर, ये बात नहीं है सर, मेरे पास अगर आप मुझे लिस्ट दे दें मैं आपको चलें देखिए नहीं सर, नहीं, ये बड़े बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं। एक नाम मैं कहता हूं देखिए, जो सियालकोट है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि जो इफ्तिखार हुसैन ज़ारे शाह साहब थे या उनकी बेटी नशीन इफ्तिखार है, वो कोई बहुत बड़े सरमायादार नहीं है। देखिए नंबर 2, उसके बाद जो आसन इकबाल साहब है वो बहुत बड़े कोई सरमायादार, बहुत बड़े जिम्मेदार नहीं है, एक आम तबके से छोटे से घर के लोग हैं और कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, अरबों कोई उनकी शुगर मिल नहीं है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है। उसके अलावा MPs है। मुझे पार्टी की टिकट। बाजवा साहब वापस आपके पास आता हूं। शौकत बसरा साहब एक दफा फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बसरा साहब, आपने जब मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने बड़े पुरतयक्कुन लहजे के अंदर ये कहा था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ेगी। आपको ये एतमाद कैसे है, क्योंकि अब तक तो आपके कैंडिडेट, कवरिंग कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, एपलेट ट्रिब्यूनल ने उनको अकोमोडेट नहीं किया, 2 बेंचेस टूट गए, तो फिर आपको ये एतमाद कैसे है बसरा साहब? एतमाद मुझे इसलिए है कि मैं एक कानून का अदना तालिब इल्म भी हूँ और बाजवा साहब भी माशाल्लाह बाय प्रोफेशनल लॉयर हैं। जो बात मैंने कही है, ये अभी आप केस को फिक्स अप होने दें तो उसके फौरी बाद इंशाल्लाह जो रिलीफ मुझे मिलता नजर आता है कि मैंने खुद की ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जिसमें प्रपोजल सेकेंडर अगर किसी दूसरे हल्के का भी था तो उन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अभी मेरे पास वो जजमेंट मौजूद नहीं है, अगर होता तो मैं कोर्ट भी शुरू कर देता, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं कोई उसका पेज वगैरह गलत ना बताऊं या PID गलत ना बताऊं। अदरवाइज आई हैव द एग्जांपल, बट लेट्स सी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये रिलीफ मिलेगा। नहीं, जिन वजूहात की बिना पर अब तक इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, 2 बेंचेस ने खुद को तहलील कर लिया, वो वजूहात अचानक खत्म हो जाएंगी 5 दिसंबर से पहले? बसरा साहब, पहली बात, जो बेंचेस तहरीर हुए हैं उसका तल्लुक इस बात से नहीं है कि जी वो केस की वजह से तहरीर हुए हैं, ठीक है, वो जाहिर को रीजन उनकी अपनी होगी। ये तो नहीं हो सकता कोई बेंच ये कहे मैंने ये केस इस बुनियाद पे नहीं सुनना कि ये प्रपोजल सेकेंडर दूसरे हल्के का है, ये नहीं हो सकता। ये कोई और रीजन उनकी होंगी, मुझे नहीं पता। उन्होंने अपने स्टेट अभी उन्होंने रिफ्यूज किया है, अब सुबह पता चलेगा दोबारा कि कौन सा बेंच समाप्त करता है। अच्छा बसरा साहब, आपसे पहले हमारी चीमा साहब से भी बात हुई, शायद आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। चीमा साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये तासुर दिया कि कुछ जो अफराद हैं अदलिया में वो नून लीग के अपॉइंटेड हैं, इस वजह से भी इस मामले को डिले का शिकार किया जा रहा है। बसरा साहब, डू यू थिंक इट्स अ राइट वे टू पुट इट? आई विल नॉट कमेंट, बिकॉज मैं फिर कह रहा हूँ कि कोर्ट में वो मौजूद है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को वो वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या डिलिंग टैक्सेस है। मैं तो बतौर एक जो मुझे नजर आ रहा है बाहर बैठ के, जब क्योंकि मैं गेट पे नहीं गया, तो ज़ाहिर ये परसेप्शन डेवलप होगा जब, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि टाइम बड़ा, 5 दिसंबर को इलेक्शन होना है। 5 दिसंबर से पहले अगर आज भी कैंडिडेट को ये नहीं इल्म तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है कि नहीं करना, तो डेफिनेटली इस किस्म की वॉइस रेज करेगा
ये एक बेंच बनता है वो टूट जाता है, दूसरा बेंच बनता है वो टूट जाता है। तो जाहिर है अब आज देखें ना, आज तारीख क्या, आज 15 तारीख है। ठीक है, टोटल बसर साहब मुझे बड़ी खुशी है कि आप बहुत रेशनली चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। आपने हमारे सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उन्हें भी एडमिट किया। आपने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बसरा साहब, मैं चाहूँगा कि फ़ायज़ा भी उस पर कमेंट करें। आपने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तब मिलता है जब आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो। अब तक चीमा साहब के साथ नाइंसाफ़ी क्या हुई है बसरा साहब? मैं आपको फिर अर्ज करूं, मैं क्यों कह रहा हूँ रिलीफ मिलेगा। ये जो प्रपोजल स्कैंडल वाला इशू है, इसको इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए था। अब अगर अगली स्टेज पे गया है तो जाहिर है जो हायर कोर्ट्स हैं वो रिलीफ इसलिए नहीं, इलेक्शन कमीशन को ये कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं करने चाहिए थे टेक्निकली। बसरा साहब आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें हमारी हाई कोर्ट जो है वो हमें रिलीफ दे देती है तो इलेक्शन कमीशन का फैसला कहाँ स्टैंड करेगा? अच्छा, ये तो अजम्पशन है ना। पहला तो सवाल बसर साहब मेरा आपसे ये है जी, फायजा की बात सुन लें। इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं उनको किस तरह चैलेंज आप कर रहे हैं जाके अदालत में, और दूसरी बात ये कि अदालत कैसे रिबट कर सकती है इलेक्शन कमीशन के कवानीन को? एग्जैक्टली, क्योंकि अदालत तो ये जो कानून आपके और मेरे लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बना है वही चीमा साहब के लिए भी बना है। चीमा साहब कोई आसमान से कोई स्पेशल पार लगा के नहीं आए, आपके और मेरे जैसे ही पार्टी के वर्कर है ना, तो उनको कैसे रिलीफ मिलेगा जज से? जी बस देखिए, पहली बात तो फायदा पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तजर्बाकार है, अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रही है। मैं भी जो बात कह रहा हूँ एक लॉ नोइंग होने के हैसियत से कह रहा हूँ कि देयर आर सम एग्जांपल्स जहाँ पे ये कहा गया था कि टेक्निकल, अब मैं आपको आ जाता हूँ उस बात पे कि टेक्निकलिटीज से किसी को इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता। आप फेयर इवन ग्राउंड दे यार किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे कौन जीता और कौन हारा है। तो इसलिए मेरी अपनी असम्पशन ये है कि रिलीफ मिलेगा। आप जब ये कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज पर किसी को इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता, ये इलेक्शन कमीशन का रूल है या ये आपकी असम्पशन है? क्योंकि अगर ये इलेक्शन कमीशन का रूल होता तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना रूल ब्रेक किया है जमशेद चीमा साहब को टेक्निकली मुस्तरद करके उनके कागजात नामजदगी। बसरा साहब, इलेक्शन कमीशन के पहले भी जजमेंट ऐसी मौजूद है कि वहां से अगर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं तो अवैध वो पेपर्स मैंने बहुत बार हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट तक इवन कंटेस्ट लोग करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। मैं बार बार मैं लफ्ज़ साथ की बोल रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मेरी विशफुल थिंकिंग हो, बट लेट्स सी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर किसी को इलेक्शन से आउट नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक को फैसला करना। एक बात बताइएगा कि आपने ये कहा कि टेक्निकल बुनियादों पर किसी को इलेक्शन से आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन इन जनरल बसरा साहब जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन हैं उनकी पासदारी तो सियासी जमातों को आपके ख्याल में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं आपसे इन जनरल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, बसरा साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि एक शख्स बैक वक्त वजीर आजम और पार्टी सरबराह नहीं हो सकता, तो इस कानून की पासदारी क्यों नहीं करते आप लोग? अच्छा, मुझे बताइए, देखना आपने खुद ही आप बहुत जबरदस्त एग्जांपल दे दी। अगर इलेक्शन कमीशन का ये कानून मौजूद है कि एक एट अ टाइम आदमी वजीर आजम और पार्टी का सदर नहीं रह सकता, तो है ना, क्या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? क्या वो नहीं रहे हैं? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यानी आपने गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट पे फेंक दी कि हम तो खिलाफ वर्जी करेंगे, आपने जो करना कर लें। नहीं, मैं फिर दोबारा अपना जो आर्गुमेंट है उसको रिफ्रेज करता हूँ कि अवाम जो है उनको फैसला करने देना चाहिए कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा एक क्विक ब्रेक के बाद। शौकत बसरा साहब हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की NA 133 पर। अब प्रोग्राम के एंड की जानिब मुझे एक बहुत ही अहम मसले को हाईलाइट करना है, और वो ये कि लाहौर शहर को इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर किया गया है। एक जानिब इमरान खान साहब 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का दावा करते हैं, मियाँ वाकी तर्ज की प्लांटेशन की बात करते हैं, लेकिन जब 2018 में शहबाज शरीफ की हुकूमत गई तो लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 162वें नंबर पर था और आज पहले
पहले नंबर पर है। शौकत बसरा साहब, मुझे ये बताइएगा कि 3 साल में हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में लाहौर शहर पहले नंबर पर आ गया है आलूदगी में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत राइटली आपने इस पॉइंट को रेज किया अपने प्रोग्राम में। लेकिन मैं करूँ, अगर आप कहें ना कि हुकूमत का अमल दखलत को आलूदा करने में एक आपकी ना माहौलियाती तब्दीली भी आ रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है, और बहुत सारे शहर जो हैं उनमें ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन डेफिनेटली हुकूमत जो स्टेप्स उठा सकती है वो उठा रही है। हो सकता है हमसे वो जिस हद तक हमें स्टेप्स उठाने चाहिए थे वो ना उठा सके हूँ। जाहिर है बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो जिनमें आपको पता कोविड की बहुत बड़ी परेशानी आई, आजकल डेंगू से शौकत बसरा साहब, पंजाब के वजीर माहौलियात कौन है? वजीर माहौलियात हमारे एक क्यू लीग के हैं, नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो मिनिस्ट्री क्यू लीग के पास। ये अंदाजा हो सकता है इससे कि हम माहौलियात को कितनी अहमियत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके वक्त का। फायजा मलिक, आप समझती हैं कि शौकत बसरा साहब ठीक कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो पीटीआई के एजेंडे में ऊपर है? जी, उनके मेरा ख्याल है जो कहते हैं कि मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले नंबर पे अगर है तो इसीलिए उन्होंने, आप देखें ना, लाहौर को इतना बड़ा पूरे सूबे के जो दिल है उसको नंबर 1 पे लाके खड़ा करती है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। अब मेरा दिल पता है ऐसी हालत में हम सब बीमार हैं, हमारे गले खराब है, आए दिन गला खराब, आए दिन नज़ला जुकाम। और दूसरा ये कि जो इस वक्त डेंगू है, जो हालत डेंगू से हमारी की है, अब स्मोक से कर दी है, उसके बाद गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वे खुदा का खौफ करें, ऐसा जो वजीर आला होता है ना उसको तो मीनारे पाकिस्तान पे टांगाना चाहिए। वो टॉप, ये तो बहुत हार्श वर्ड्स नहीं होंगे? नहीं, टॉप पे टांगना चाहिए ताकि स्मोक से बीमार हो। हार्श वर्ड्स देखें, सीएम हाउस से बाहर निकलेंगे तो कोई काम होगा ना। वाकई बाजवा साहब, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में सफाई सुथराई का मसला, डेंगू का मसला, जो पोल्यूशन का मसला है वो ज्यादा कंट्रोल में था? मेरे पास वक्त कम है बाजवा साहब। तब भी उनको बहुत टाइम लगा था, उन्होंने बहुत साल, लेकिन वो कुछ काम करते नजर आए, लेकिन एंड में जाके उन्होंने काफी हद तक। जी बाजवा साहब, श्रीलंका की टीम यहाँ पे आई डेंगू के हवाले से, तो वो यहाँ से सीख के गए और उस वक्त से लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत एक्टिव आदमी है। नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, ये चूंकि नाअहलों का टोला है, ये नाअहल लोग हैं, इनको अपने काम का ही पता नहीं है। ये मुझे बताएं कि जो प्लान थे, जो बट्टा खिंचते हैं, उनके बट्टों को बंद करने के लिए ये बट्टे बंद तो कर देते हैं, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो ये नहीं लगवा सके। जो जिम्मेदार जो है जो मुंजी की, धान की फसल की बाकियात को आग लगाते हैं, ये उसको तो कंट्रोल कर नहीं सके। तो कोई एक अमल को आप कहना चाह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब नाअहल है? तो आपकी जमात में थे पहले? नहीं, देखिए हमारी जमात में उनका क्या किरदार था? नहीं थे तो सही नहीं सर, ये इस तरह, ये अभी मैं फिर अब ये बात लंबी हो जाएगी। अब बात ये, जो अगर हमारी जमात में होता तो कुछ सीखा होता, कुछ ना कुछ कर किया। आप ये बताएं कि मुझे ये कोई पूरे बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, फायजा मलिक, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।